दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हमारा बहुत कम समय में इतना बड़ा कारवा बना है, उसके लिए मैं आपका सबसे पहले शुक्रगुजार हूं और आप लोग इतना प्यार देते हैं उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। दोस्तों हम उसी आपके प्यार के चलते UP-SSC के 13वें प्रैक्टिस सेट हिंदी सेशन को लेकर आज आपके सामने हैं और हम चाहते हैं कि आप वीडियो बने और वीडियो में आपके जो पूर्णांक हो वह 50 में से जो हिंदी का है वो 50 आपको आने चाहिए। ठीक है, उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम चुन कर क्वेश्चन को जो है आपके सामने लाते हैं और आपको GS, रीजनिंग और हिंदी और आपकी स्टैटिक को लेकर और प्लस करंट अफेयर को लेकर हम लगातार लगे हुए हैं और डेली आपको क्लास जो है प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों वो भी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जो चैनल पर पहली बार बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे तेज मिले। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको फुल एनालाइज करा जाएगा। क्या है, व्यक्तिगत पत्र किसके माध्यम लिखा जाता है? व्यक्तिगत पत्र किसके माध्यम लिखा जाता है? हमारा क्वेश्चन ये है, यानी कि सगे भाई, संबंधी मित्रों के साथ, व्यवसायियों के साथ, ठीक है, पाठक और संपादक के साथ और सरकारी अधिकारी के साथ। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि व्यक्तिगत पत्र कौन से होते हैं, तो अनौपचारिक पत्र होते हैं। हम इन व्यक्तिगत पत्रों को क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक हम कहाँ होते हैं? जहाँ अपना परिवार होता है, अपने सभी सगे संबंधी होते हैं। जैसा सपोज़ करो कि हम अगर स्कूल जाएंगे, तो भाई यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे, अच्छे से बिल्कुल बैठेंगे कुर्सी पर जाकर और प्यारे तरीके से वहाँ पर लोगों से बात करेंगे, तो वो हम औपचारिकता निभाते हैं वहाँ की। जबकि हम ऐसे हैं नहीं। जैसे हम स्कूल से घर आएंगे, चप्पल फेंक कर मारेंगे, जूते निकाल देंगे, बस्ता उधर मारेंगे, किताबें वहाँ फेंकेंगे, ऐसा हो जाता है। तो घर पर आके जो है कभी सोफे पे लिट कर पढ़ेंगे, कभी बैठकर, ऐसा हम स्कूल में नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जहाँ पर हम औपचारिक रूप से रहते हैं उसे हम कहते हैं औपचारिकता, और जहाँ पर हम अनौपचारिक रहते हैं वो हमारा घर होता है। ऐसे ही व्यक्तिगत पत्र जो होते हैं अनौपचारिक पत्र होते हैं, तो वो किसको लिखे जाएंगे? सगे संबंधी और मित्रों को लिखे जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब औपचारिक अनौपचारिक की समस्या खत्म। ठीक है, अब औपचारिक अनौपचारिक की समस्या खत्म। मतलब जिन व्यक्तियों से खून का संबंध होता है या कोई रिश्ता होता है अपना या निजी, उनको हम लिखते हैं व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र, और जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता उनका हम व्यक्तिगत पत्र नहीं लिखते। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चलते हैं। क्या है, नज़र डालते हैं दूसरा और तीसरा क्वेश्चन क्या है। जब किसी एक व्यंजन का अर्धांश उसी के पूर्ण रूप संयुक्त हो जाए तब कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो आपको पता होना चाहिए, संयुक्त, द्वित्व, वियुक्त या शिथिल। तो हमारा क्या होता है? द्वित्व होता है। जैसे कि दिल्ली, आज ही ऑफलाइन क्लास में मैंने बात बताई है, दिल्ली। ठीक है, बिल्ली, क्या है? बिल्ली। ठीक है, फिर आपकी दिक्कत, एक और शब्द लिख देते हैं। क्या हो शब्द लिखते हैं? दिक्कत। चलिए क्या लिख देते हैं? दिक्कत। तो कैत दिक्कत क्या होती है? तो द्वित्व, इनको हम क्या कहते हैं? द्वित्व कहते हैं। और एक बात नोट करके लिख लीजिए आप इस जगह पर, किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण का द्वित्व नहीं होता। वहाँ पर द्वित्व नहीं होता। क्या नहीं होता? द्वित्व नहीं बनता, यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है उसका द्वित्व नहीं बनता। जैसे गक्खर है तो ख का कभी द्वित्व नहीं बनेगा। शक्खर है, सैक ख खैर सक्खर, तो भी उसका नहीं बनेगा। गफ्फार है, गैफ है फ्यार गफ्फार, तब भी नहीं बनेगा। तो द्वित्व नहीं बनता। ठीक है, घग्गर, घ घ र घग्गर, ये भी नहीं बनेगा द्वित्व। तो द्वित्व किसका नहीं बनता? दूसरे और चौथे वर्ण का नहीं बनता है, पहले तीसरे पांचवें बनता। कहने का मतलब यह महाप्राण वर्णों का द्वित्व नहीं बनता, अल्पप्राण वर्णों का द्वित्व बनता है। ठीक है, जिनके अंत में हंकार ध्वनि होती है उनका द्वित्व नहीं बनता, जिनके अंत में हंकार ध्वनि नहीं होती है, नहीं होता, उनका द्वित्व बनता है। इस तरीके से हमने इसका किया है करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊ पै फै बै भै और मैं आदि का उच्चारण किससे होता है? किससे होता है? तो ऊ से पता चल रहा होगा, पै फै से पता चल रहा होगा, मैं से पता चल रहा होगा, तो आपका आंसर हो गया ओष्ठी। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। उच्छिप्त को हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। और इनकी संख्या होती है 2, और द्विगुण कौन से होते हैं? एक तो आपका ड़, ठीक है दोस्तों, और एक आपका ये वाला ड़। तो ये दो जो होते हैं उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्लियर? स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? ये आपको सबको पता होना चाहिए। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं आपको पता होना चाहिए। 5 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती है? दीर्घ होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, ठीक है, वृद्धि संधि, ठीक है भैया, वृद्धि संधि हो गई आपकी, अयादि संधि हो गई है, यण संधि हो चुकी है। ये 5 प्रकार की होती है। दोबारा सुन लीजिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, ठीक है, वृद्धि संधि,
यण संधि, आयादी संधि। तो ये कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है। गुण संधि में, दीर्घ संधि में आ ई उ का ध्वनि निकलती है। गुण में ए ओ अर की ध्वनि निकलती है, ए ओ और अर की। ठीक है, इनकी ध्वनि निकलती है। वृद्धि में इस ओ की, बड़े वाले ओ की और बड़े ए की, इसकी वृद्धि ध्वनि निकलती है। यण में य र और वै का निर्माण होता है दूसरे तीसरे अक्षर के रूप में। और आयादी में आए आए आब अब का निर्माण होता है स्वरों से या आदि संधियों से, इस वजह से उसका नाम रखा है आयादी संधि। ठीक है दोस्तों, छठा क्वेश्चन है, मदमाता में कौन सा समास है? मदमाता में कौन सा समास है? तो अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा मदमाता। ठीक है, मदमाता तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका आंसर यहाँ से। ठीक है भाई, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। 7वां और 8वां क्वेश्चन अब देखेंगे क्या है। 7वां 8वां क्वेश्चन, इनमें से किसमें निरुपसर्ग नहीं है? तो निहि प्लस शेष। ठीक है, दूसरा निर प्लस के देश, निर प्लस के वाह, निर प्लस के बल। तो हमारा निर्देश में भी है, निर्वाह में भी है और निर्बल में भी है। तो आपका आंसर कौन सा है? निहि प्लस शेष इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आपका विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है भाई दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है रेखांकित शब्द में अव्यय है। अलावा में अव्यय बताना है, अलावा में। ठीक है, तो स्थानवाचक, व्यतिरेकवाचक, दिशावाचक या कालवाचक। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है? अलावा, सिवाय, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, शब्द होते हैं, वो कहते होते हैं व्यतिरेक होते हैं। ठीक है, जो विभाजन करते हैं, जो किसी चीज़ को छोड़कर अलग बताते हैं, अनोखा बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यतिरेक बोलते हैं। ठीक है, व्यतिरेक बोलते हैं उनको। तो कौन सा आ गया? व्यतिरेक अव्यय हो चुका है यहाँ से। 9वां और 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द को, उच्च, अकाज, ऊनी, सिख। जल्दी बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च। आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उच्च में जिसमें भी मतलब बहुत झटके से वायु ली जाए तो वही हमारा क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट में निम्न से शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द पहचानिए? नेह, नग्न, क्षमा, नख। जल्दी बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो क्या ने, नग्न, क्षमा, नख, कौन सा हो सकता है यहाँ से आंसर? बताइए जी। आपने अगर ए विकल्प सुना है तो बहुत अच्छा चुना है, यही हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक है भाई, 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन क्या है, फुर्ती के साथ देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? तो कोयल, आज्ञा, ऊन, तेल और आपका इनमें से ही बताना है कौन सा है। तो कोयल नहीं होता है, ऊन नहीं होता है, अब देखिए तेल आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी विकल्प, आज्ञा। आज्ञा जो होता है वो अर्थ तत्सम होता है, जो संस्कृत से थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अर्थ तत्सम। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देशा शब्द है जो अपने देश में जन्मा है? तो देशा शब्द कौन सा है जो अपने देश में जन्मा? जूता, कीमत, देहात, हैजा। जल्दी बताना है इसमें आपका आंसर क्या है। तो देखिए कहते नहीं जूता मार दूंगा वरना कि बूट होता है। तो हमारा कई आंसर क्या है? जो जूता है, जो देश में जन्मा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी कि 13वां क्वेश्चन देखना है क्या? निम्नलिखित विशेषणों में से सर्वनाम को पहचानिए। निम्नलिखित विशेषणों में सर्वनाम को पहचानिए। आगामी, शांत, काला, तुम। तो विशेषण बताना है क्या है? ठीक, क्या है यहाँ पर? जल्दी आपको मिल गया होगा इसका आंसर। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, कि विशेषणों में से सर्वनाम को पहचानना। तो सर्वनाम क्या है? तुम है, क्योंकि आगामी विशेषण होता है, काला विशेषण होता है और शांति विशेषण होता है। तो हमारा आंसर क्या है? तुम। ठीक है, 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है 14वां क्वेश्चन। 14वां और 15वां क्वेश्चन दोनों देखेंगे आप, टेंशन ना लो बिल्कुल इसको। ठीक है, प्रखर शब्द है। प्रखर शब्द है संज्ञा, क्रियाविशेषण, क्रियाविशेषण, विशेषण। जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर? तो आपको पता चल गया होगा। प्रखर मतलब होता है किसी के संज्ञा से पहले आगे किसी को लगाते हैं उसे कहते हैं विशेषण। तो इसमें क्या होगा? प्रखर वस्तु क्या होती है? तो इसका मतलब वस्तु से पहले लगाया प्रखर, तो आपका आंसर होगा विशेषण। 15वां क्वेश्चन क्या है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन, तो पहला ऑप्शन है रीतिवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा स्थानवाचक, चौथा कालवाचक। ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिदिन की क्या होती है? प्रतिदिन की क्या होती है? जल्दी बताओ। काल होता है प्रतिदिन का। रीतिवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, स्थानवाचक होता है, कालवाचक होता है। तो क्या होता है इसमें? दिन, प्रतिदिन को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। इसलिए हमारा आंसर जो है बेटा क्या हो गया है? वो हमारा आंसर हो चुका है कालवाचक। कालवाचक इज द करेक्ट आंसर आपका हो चुका है यहाँ से। ठीक है, चलिए 16 और 17वां क्वेश्चन दोनों देखते हैं क्या है। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, कुत्ता भौंक रहा है, क्रिया विशेषण अव्यय बताना है। वह खाना खा रहा है। अधिक मत बोलो,
राधा रात भर जागती है, राधा रात भर जागती है, तो जल्दी बताओ इसमें क्या है आपका आंसर। चुन लीजिए जल्दी आपका क्या है। ठीक है भाई, जल्दी आप चुनिए क्या है इसका आंसर। जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी से बताना है क्या इसका आंसर है। ठीक है, तो हमारा इसमें हो जाएगा अधिक मत बोलो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अधिक मत बोलो, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विकल्प। क्योंकि क्रिया से पहले आकर जब किसी क्रिया विशेषण यानी क्रिया से पहले आकर जब उसकी विशेषता बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो मत बोलना का मतलब क्या है, अधिक कम, इस तरीके से। तो क्या है, अधिक शब्द लगा है तो बता रहा है इसको। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, वह सोता है परंतु बहुत सपने देखता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। परंतु शब्द क्या है, तो सबको पता है अव्यय है, क्योंकि संज्ञा नहीं हो सकता, सर्वनाम नहीं हो सकता, क्रिया नहीं हो सकता, क्या होगा फिर, अव्यय हो जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, इस तरीके से हम आंसर लगा सकते हैं। 18वां 19वां क्वेश्चन देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको देखिए, मैं अभी जाऊँगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। मैं भी जाऊँगा, भी का मतलब क्या है, यहाँ निपात शब्द होता है, जब जोड़ देने के लिए कहीं शब्द आता है तो वो कौन सा होता है, निपात होता है। तो हमारे इसमें दिख रहा है निपात। प्रत्यय हो नहीं सकता, ठीक है, उपसर्ग हो नहीं सकता, उपसर्ग में होता है, संज्ञा यहाँ पर कोई है नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निपात यहाँ से हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाचक नहीं है। अक्षी होता है, ठीक है, द्रग भी होता है, नैन भी होता है, द्रगंबु जो होता है वो आंसू का होता है। यानी द्रग माने तो आँख होती है, द्रग माने क्या होती है बेटा, आँख, और अम्बु माने होता है मतलब आंसू, तो क्या मतलब पानी, तो क्या हो जाएगा, जल, तो क्या हो जाएगा, द्रगंबु यानी आँख में जल, उसे कहते हैं आंसू। ठीक है, 20वां और 21वां क्वेश्चन देख लेंगे, क्या है 20वां। उसे एक अक्षर नहीं आता, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या है। उसे एक अक्षर नहीं आता, रेखांकित शब्द का सटीक अंतर क्या है। तो अक्षर विलोम बताना है, अक्षर, तो यहाँ से बताइए क्या है। अक्षर का जो विलोम होता है वो होता है क्षर, क्षर का अक्षर। ठीक है, क्षर का क्या होता है बेटा, वो अक्षर होता है विलोम, और अक्षर का क्या होता है, क्षर होता है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखेंगे। 21वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। तो ललित कलित, फुट फुट फूट, बंदी बंदी, अज्ञेय जय। जल्दी बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या है। तो बंदी और बंदी, ये इसका जो है सही जोड़ा है। ठीक है, यही इसका सही जोड़ा है। ठीक है, चलिए 22वां और 23वां क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, क्या है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना जा सके। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना जा सके। ठीक है, तो क्या होता, अगिनत, अनगिनत, अगणित या अनगिनत। जल्दी बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो क्या हो जाएगा, अनगिनत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दायां रास्ता साफ हो, साफ हो, रेखांकित शब्द क्या है। विस्मयवादी बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, परिमाण बोधक। ठीक है, जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो क्या है, दायां मतलब क्या होता है, संबंध बोधक। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, संबंध बोधक यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं 24वां क्वेश्चन और 25वां क्वेश्चन के बाद। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, यानी क्या है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। तो से जाते हैं, तो वाहन यानी उपकरण का प्रयोग किया गया, तो से का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑप्शन आपका मिल गया होगा, तो करेक्ट आंसर आपका करण हो जाएगा। अपदा का मतलब होता है अलग, संप्रदान का मतलब होता है के लिए, कर्म का मतलब होता है को, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया करण। से साधन दिया है, तो यहाँ पर किन शब्दों से वचन की पहचान कीजिए। इन किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती, ऐसा सॉरी नहीं होती। संज्ञा से नहीं होती, क्रिया विशेषण से नहीं होती, क्रिया से नहीं होती है, विशेषण से नहीं होती। जल्दी बताइए इसमें इस टाइम सटीक आंसर क्या है, इस टाइम का क्या है। तो क्रिया विशेषण से कभी शब्दों की पहचान नहीं होती। क्यों नहीं होती है वचन की पहचान, क्योंकि वह बहुत बहुत अच्छा है, अच्छी है। तो विशेषण से तो होता, बहुत से नहीं होता। बहुत अपना लिंग परिवर्तन नहीं करता है, प्रिय विशेषण अपना लिंग या क्रिया विशेषण अपना लिंग परिवर्तित नहीं करता है बेटा। ठीक है, लड़का भी अधिक खाता है और लड़की भी अधिक खाता है, दोनों के लिए अधिक प्रयोग होता है। इसलिए हम जो क्रिया विशेषण होता है या क्रिया विशेषण होता है उससे हम कभी भी लिंग का या वचन का प्रयोग थोड़ी प्रभाव नहीं देख सकते। ठीक है, अब हमारा 26वां क्वेश्चन क्या है, वाच्य में के कितने प्रकार होते हैं। वाच्य कितने प्रकार होते हैं, ये एक एक बच्चे को पता है क्या होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है आपका कृतवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, एक होता है कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, एक होता है भाववाच्य जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है। ठीक है भाई,
जिसमें कर्ता की प्रधानता वो कृतवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, जिसमें क्रिया की प्रधानता वो भाववाच्य। इसलिए आपको ये सटीक आंसर लगा देना चाहिए यहाँ से। ठीक है भाई दोस्तों, तो 26% हमारे हो चुके हैं और हमने कवर किए हैं ये 15 मिनट में। 15 मिनट में हमने 26% कवर किए हैं। ऐसे ही आप भी तैयार करो, जल्दी जल्दी बिल्कुल फुर्ती से तैयार करो। ठीक है, और जो बातें आपको नहीं आती उनको बेटा लिख लिया करो, क्योंकि लिखने में कभी कोई हानि नहीं होती है। हार्ड कॉपी का प्रयोग करोगे, जितनी जल्दी करोगे हार्ड कॉपी का प्रयोग इतना ही फ़ायदा है। अगर सॉफ्ट कॉपी का प्रयोग करोगे यानी कि तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे, इसलिए आप थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी ध्यान दो। ये दोनों PDF जो हैं जीके की PDF भी और आपकी हिंदी की PDF भी जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर डिस्क्रिप्शन से भी नहीं देख पाओ तो MS कंपटीशन पॉइंट मुरादाबाद के नाम से हमारा टेलीग्राम बना हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, आप सर्च करके उसे भी फॉलो कर सकते हो। निम्न में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है? पूर्ण का मतलब क्रिया हो चुकी होगी, पहले ही हो चुकी होगी। वे गए, यहाँ पर नहीं होगा आंसर इसका। फिर है वे खा रहे थे, इसका मतलब कंटिन्यू काम था। वे आए थे, इसका मतलब क्रिया यहाँ कंप्लीट हो गई है। तो यही हमारा क्या है आंसर। ऐसे बिल्कुल हिसाब लगाया करो कि कौन सी चीज़ है उसमें क्या आंसर है। 28-29वां क्वेश्चन क्या है? रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया। तो अब यहाँ पर क्या बताना, बहुवचन नदी का जब भी बड़ी या यानी इक्रांत शब्द होते हैं उनमें जब हम या जोड़ देते हैं तो उसका हिरस्व हो जाता है बड़ी ई का, और क्या बन जाता है, यहाँ आ जाता है। तो नदी प्लस के या नदियाँ, घड़ी प्लस के या घड़ियाँ। ठीक है, नारी प्लस के या नारियाँ, सब बन जाएंगे यहाँ से। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, जैसे आज्ञावाचक, निषेधवाचक, विस्मादिबोधक, अवकाशबोधक, इस तरीके से जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 8 भेद होते हैं। ठीक है, जबकि क्रिया के आधार पर जो होते हैं, क्रिया के आधार पर वो 3 भेद होते हैं। वो क्या होता है, संयुक्त, सरल, मिश्र और संयुक्त। इसलिए हमें यहाँ से बताना है 8 भेद होते हैं, इस तरीके से हमें याद करना है। 30वां और 31वां क्वेश्चन देख लेना है, घबराने वाली कोई बात है नहीं। 30वां क्वेश्चन क्या है? हाय मुझे क्या हो गया में वाक्य का प्रकार पहचानिए। हाय तो जब भी संदेहवाचक तो संदेह होता, संकेतवाचक किसी का तब संकेत का था, विधिवाचक जब विधि की बात होता, यहाँ विस्मादिबोधक तो यहाँ पर विस्मयवाचक। तो हमारा आंसर है डी यहाँ से। शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें 1 भाई है, मेरी 5 बहनें 1 भाई है, मेरा भाई 1 भाई और 5 बहनें हैं। यही हमारा आंसर। पहले एक बात है यानी छोटे से बड़े की ओर, तो मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं, यही सी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, शुद्ध वाक्य में जब भी आपको करना है थोड़ा ये सोच समझ के करना है, ये सोच समझ के करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप थोड़ी सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत कर दो और एक क्वेश्चन से आपका बहुत बड़ा हर्जाना आपको भुगतना पड़े। तो ऐसा ना हो, तो सोच समझ कर जवाब देना है आपको। चलिए 32 और 33वां क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं। मुझे पढ़ना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे पढ़ना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। अर्धविराम, अल्पविराम, पूर्ण विराम, संकेतवाचक यहाँ से। तो जल्दी बता दो क्या है यहाँ पर। तो देखिए विराम चिन्ह है तो पूर्ण विराम है। अर्धविराम की अगर बात करें तो बिंदी और ये हो जाता है अर्धविराम। अल्पविराम की बात करें तो कोमा हो जाता है। संकेतवाचक का मतलब जो होता है किसी की तरह प्रतीक करना होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जल्दी बताओ, संयोजक का, अवतरण का, त्रुटिबोधक का, अल्पविराम का। यहाँ से जल्दी बता दो क्या अंतर है। तो संयोजक का होता है ये। ठीक है भाई, ये होता है संयोजक का, यानी कि योजक या संयोजक इसका जिक्र होता है। ठीक है, अवतरण का नहीं होता, त्रुटिबोधक का नहीं होता। त्रुटिबोधक ये होता है हंसपद बोलते हैं इसको, हंसपद ये होता है हंसपद। अल्पविराम अभी बताया है ये होता है आपका, इसलिए जो है अवतरण का जो होता है वो ये होता है आपका अवतरण का। ठीक है भाई, तो अब जल्दी बताओ क्या बताया इसका हमने। तो यहाँ से फिर देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, फिर टेक्निकल इशू आता रहता है इसमें कई बार। ठीक है, चलिए तो हमने क्या बताया अभी आपको, अभी बताया है आपका अवतरण वाला। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा संयोजक। अवतरण जो होता है ये होता है, इसलिए ये वाला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और आपका ये नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है भाई, चलिए 34वां क्वेश्चन क्या है हमारा। 34वां और 35वां दोनों बताते हैं। दुर्घटना का दृश्य देख नीलिमा का कलेजा पसीज गया। रेखांकित शब्द का मुहावरा का अर्थ बताओ क्या है। दिल बैठ जाना, ठीक है, हालत ख़राब हो जाना, गर्मी लगना, या दया उत्पन्न होना। दया उत्पन्न होना क्या होगा जल्दी। कलेजा पसीज जाने का मतलब किसी की तरफ आकर्षण होना, यानी कि दया उत्पन्न होना, कि दया उत्पन्न होना। तो हमारा क्या हो गया, ये दया उत्पन्न होना हो गया। 15वां 85वां क्वेश्चन है। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति क्या है। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है। मन मान न मान मैं तेरा मेहमान,
मार मार कर हकीम बनाना, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यही अच्छा है, हृदय पवित्र सब कुछ ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर मेरे लाल, यहाँ से आपका आंसर बनने वाला है। ठीक है भाई, 36वां क्वेश्चन और 37वां क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताइए क्या होता है? दुर्लभ होता है, अलभ होता है, अपर्याय होता है या अनुपलब्ध होता है? तो क्या है इसका आंसर, जल्दी बनाइए क्या है इसका आंसर। उसका होता है दुर्लभ। क्या होता है इसका आंसर, दुर्लभ होता है। 37वां है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द बताइए। ऊर्जा का शक्ति, फिर दूसरा ईंधन, तीसरा ऊर्ध्वांग और चौथा उदर्ग। तो क्या होगा जल्दी बताओ, शक्ति होगा। ठीक है, हॉर्स पावर से प्रतीक करते हैं। ठीक है, चलिए 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है 38वां क्वेश्चन। ब्रजभाषा क्षेत्र कौन नहीं है? तो कौन नहीं है ब्रजभाषा क्षेत्र, जल्दी बता दो। ब्रजभाषा क्षेत्र धौलपुर है बिल्कुल, मथुरा, धौलपुर, आगरा, ये तीनों एक जगह ही पड़ते हैं। सरगुजा नहीं है यहाँ का, क्या नहीं है, सरगुजा नहीं है। और यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा जी, सरगुजा नहीं है। ठीक है भाई, चलिए सुख सागर की रचना किसने की? सुख सागर की रचना किसने की, 39वां क्वेश्चन है। और आपका पहला विकल्प है सदर मिश्र, दूसरा है लल्लू लाल और तीसरा है इंशा अल्लाह का, दूसरा है सदा सुखलाल। तो आपको मिल गया होगा आंसर। करेक्ट आंसर है सदा सुख लाल। क्या है, सदा सुख लाल इसका आंसर है। ठीक है, 40वां क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेंगे। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ये बच्चे को पता है, अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश, अपभ्रंश को जो कहते हैं वो देखिए, पहली क्या होती है, संस्कृत। पहली क्या होती है, संस्कृत, समझ लो इसको। संस्कृत जो माहेश्वरी सूत्रों से ली गई है। 14 माहेश्वरी सूत्र से शुरू के 4 माहेश्वरी सूत्रों को अच कहते हैं जिन्हें स्वर बोलते हैं। 10 माहेश्वरी सूत्रों को हल कहते हैं जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। संस्कृत के बाद में जब बताते हैं तो पाली आती है। पहला संस्कृत भी 2 भाषाओं में होती है, एक तो होती है वैदिक संस्कृत जो वैदिक भाषा होती है, एक होती है लौकिक संस्कृत जो दार्शनिक भाषा होती थी। उसके बाद में पाली आती है, पाली में गौतम बुद्ध अच्छे जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार करते हैं। इसके बाद में प्राकृत आती है, प्राकृत में जैन धर्म का वर्चस्व आ जाता है। इसके बाद में अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश आपकी जो है ग्रामीण भाषा बनकर सबसे सामने आती है। ठीक है, अपभ्रंश के जो वाल्मीकि हैं वो स्वयंभू हैं। ठीक है, इसके बाद जो आती है अभट्ट आती है, और अभट्ट के जो वाल्मीकि हैं विद्यापति हैं। ठीक है, तो अच्छे प्रसिद्ध राइटर हैं वो भी। तो इनके इसी से जो कहते हैं हम कहते हैं अपभ्रंश। और अगर सबसे मीठी भाषा की बात करें तो अभट्ट सबसे मीठी भाषा थी इसमें। फिर इसके बाद में हिंदी आती है, हिंदी को भी हिंदोत्तर बांटा जाता है। हिंदी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। ठीक है, इस तरीके से जो है ये कई सारी पूरा एक पैकेज है, आप इसको अच्छे से देख लेना एग्ज़ाम से जाने से पहले। ऐसा ना हो कि कभी आप थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से जो है पूरा जो है पैटर्न को बिगाड़ दें। ठीक है, ये पूरा पैटर्न जो है अपना बिगाड़ लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्या है हमारा, ये था 40वां क्वेश्चन। अब यहाँ देख लेते हैं ज़रा जल्दी से फुर्ती से 41वां क्वेश्चन क्या। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद क्या है? द राइट टू एजुकेशन नाउ इज़ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यानी कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो है अब मूल अधिकार है, नाउ का मतलब अब है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा, जल्दी बताओ 41 का क्या हो जाएगा, ए विकल्प ही हो जाएगा हमारा। शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार है, क्योंकि नाउ से उठा लो। द राइट टू एजुकेशन नाउ इज़ ए फंडामेंटल राइट्स, तो क्या हो गया हमारा, ये आ गया शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार है। ऐसे ही तो ये आएंगे फ्री क्वेश्चन। ठीक है, जो इन्हें भी नहीं कर पाएगा तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है एक धान्य कृषि करने वाले बड़े जोखिम में है। ठीक है, तो अंग्रेजी अनुवाद लिखिए क्या है। तो जल्दी इसका आंसर आप ढूंढ लेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्या है, मोनोकल्चर क्राइसिस ग्रेट रिस्क। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ये बी विकल्प हमारा हो जाएगा। मोनोकल्चर जो होता है वो होता है धनाढ्य कृषि, धान्य कृषि। ठीक है, और बड़े जोखिम का मतलब होता है ग्रेट रिस्क। ठीक है, क्राइसिस का मतलब होता है, ठीक है, जोखिम। ठीक है जी, क्या होता है, कृषि करने वाले जो होता है, क्राइसिस मतलब होता है आपका कृषि यानी कि जोखिम में करने वाले जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो गया। आप देखिए एक पैसेज को देख लेते हैं क्या है। आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है, उसका मूल कारण प्रेम का न होना है, हिंसा, द्वेष, बेसमन, शत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है। प्रेम सुखी जीवन का आधार है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं, मातृ प्रेम, परिवार प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम आदि। देश प्रेम का रूप चाहे कोई भी हो, वह प्रगाढ़ और मधुर संबंधों को बनाने वाले हैं। प्रेम के कारण ही समाज या राष्ट्र प्रगति करते हैं और अनेक समस्याएं स्वतः सुलझ जाती हैं। दो समुदाय, समाज या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं।
किसी समस्या का हल भी प्रेम से ही निकल सकता है, क्रोध या झगड़े से नहीं। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को भी मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा। समाज और राष्ट्र भी तभी प्रगति कर सकते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं जब अब आपसी संबंध सुदृढ़ हो और एक दूसरे के साथ त्याग की भावना हो, और यह सब एक चीज़ से संभव है, वह है प्रेम। तो आपका क्वेश्चन क्या है, दो समुदायों दो राष्ट्रों में कौन सी भावना जोड़ सकती है? तो प्रेम की भावना जो है आराम से यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रेम की भावना जोड़ सकती है। ठीक है भाई, प्रेम की भावना यहाँ से जोड़ सकती है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 44वां क्वेश्चन है, आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? मित्रता की भावना जगानी चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, व्यापारिक संबंध बनाना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव जगाना चाहिए। जल्दी बता दीजिए यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम की भाव जगाना चाहिए। ठीक है, क्लियर यहाँ से दोस्तों। चलिए 45वां क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रेम के कितने रूप होते हैं? तो प्रेम के रूप ये सभी होते हैं, यानी कि ABC और प्लस आपका देश प्रेम जो होता है, डी। करेक्ट आंसर यहाँ से आपका बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं 46वां क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों। 46वां क्वेश्चन क्या है? 46वां क्वेश्चन है, समाज में आने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या होता है? ठीक है, मूल कारण क्या होता है, इसका आंसर जल्दी बता दीजिए क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेम का अभाव। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है, अमर सिंह राठौड़ किस विधा की रचना है? ठीक है, अमर सिंह राठौड़ किस विधा की रचना है? निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक। इसका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, जल्दी बता दो। इसका है नाटक। क्या आंसर आ जाएगा आपका? नाटक यहाँ से आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन क्या है, काट का सपना किसकी रचना है? काट का सपना किसकी रचना? मुक्तिबोध, जिनेंद्र, बालकृष्ण भट्ट, यशपाल। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा मुक्तिबोध। क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं, कागज़ की नाव किसकी है? कागज़ की नाव किसी ममता कालिका नहीं है, इसकी तो है ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन 49 देख लो जल्दी क्या है, नासिरा शर्मा, सुनीता जैन, मतलब ये भी नहीं है, सुनीता जैन इसका मतलब नासिरा शर्मा की ये जो है करेक्ट आंसर बी विकल्प। ठीक है भी दोस्तों, 50वां क्वेश्चन जो है और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? हिंदी इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? मोस्ट क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, उर्दू। बताइए क्या आंसर है। ठीक है, फ्रेंच इसका सही आंसर है। तो दोस्तों हमने ये 50% जो है वो किए हैं। टाइम है हमारा अच्छा 27 मिनट 30 सेकंड में, और हम पूरी तरीके से इसको जो है समझ चुके हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर था नहीं। तो ऐसे ही तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हम डेली 8 बजे आपके सामने जो उपस्थित होते हैं ये प्रैक्टिस सेट लेकर, और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस नंबर 13 है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।